स्टार्टिंग की जरूरत नहीं है, कोई दरार नोट बनना नहीं है, ठीक है। चलें जी, तो हमारा टॉपिक है एम्पावरिंग स्टूडेंट्स विद एआई ड्रिवन पर्सनलाइज्ड लर्निंग। तो सबसे पहले जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम ये पहले देख लें कि ये शुरुआत कैसे हुई, कि चला कैसे काम। हम बिल्कुल अगर शुरू कर लें कि यूनिवर्स बना या जो इंसान ने कदम रखा जब इस दुनिया में और जब वो स्टार्टिंग हुई, तो अगर हम सोर्सेज ऑफ नॉलेज यानी वो कौन कौन से ऐसे ज़राए थे जिनके ज़रिए इल्म या तहकीक या इनको पता चलता था कुछ कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, इसी को हम सोर्सेज ऑफ नॉलेज कहते हैं, यानी इल्म के ज़राए क्या क्या थे। तो सबसे पहले जब इतनी कहने के शुरू में तो कुछ था नहीं, जिसे हम क्या कहते हैं पत्थर का ज़माना भी कहा जाता था, वो ज़माना था। तो उसमें सबसे पहले हमारी सराउंडिंग जो थी ये हमारी सबसे पहली टीचर है, यानी ऑब्जर्व किया जाता था। और फिर आपको पता है कि बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं उससे, किसी ने कहा ये सूरज ऐसा है, ये खुदा है, फिर किसी ने कहा ये ज़मीन ऐसी है, ये गाय ऐसी है, ये चांद ऐसे है। तो बहुत सारे उसके किस्से कहानियाँ निकले और फिर कहा गया ये इसकी वजह से हो रहा है, ये इसके। तो ये क्या थे, ये सारी जो उन्होंने तशबीहात जो सब कुछ ये एग्जाम्पल्स इस्तेमाल की, वो बेसिकली उनका नॉलेज था कि कैसे हमने नॉलेज को एक्वायर करना। ये पहला जरिया था कि इंसानियत ने सीखा, अपनी यूनिवर्स से अपनी ऑब्जर्व किया अपने पूरे एटमॉस्फेयर को, फिर उसके अंदर से किस्से कहानियाँ शुरू हुई। और फिर क्या था, वो किस्से कहानियाँ जब वो थोड़े बूढ़े हो गए, अपनी नई जनरेशन को वो किस्से कहानियाँ उन्होंने सुनाने शुरू कर दिया कि पहले ज़माने में ऐसा होता था, कोई गाय को पूछता था तो सूरज ऐसे हुआ करता था, ये इतने करीब आ जाता था, चांद ऐसा था। कहानियाँ बन गई जो जो उन्होंने ऑब्जर्व किया। और ये फिर इसको हम ओरल कम्युनिकेशन अंग्रेजी में कह सकते हैं, और यानी या फिर यूँ कह लें ये जो स्टोरी टेलिंग की जो टेक्निक थी ये तब शुरू हुई। और यहाँ पे आपको रिमाइंड करवाती हूँ, उस वक्त तक कोई भी लैंग्वेज मौजूद नहीं थी, रिटन लैंग्वेज की मैं बात कर रही हूँ। तो रिटन लैंग्वेज, ये जो पिक्चर मैंने ऐड की है, ये तकरीबन 30,000 साल इसको हो चुके अब तक। तो ये आपको नजर आ रही है, ये स्टोन क्रेविंग है जो पत्थरों पर लिखा जाता था। तो ये वो इब्तदा थी लैंग्वेज की जिसको हम साइन लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक। तो ये फिर लोगों ने किससे कहानियाँ जब सुनने बंद कर दिए लोगों ने, कभी उन्होंने उसको लिखना भी शुरू कर दिया, लिखना ऐसे कि उसको ड्रॉ करना शुरू कर दिया। अच्छा, इसमें एक और मज़ेदार बात ये है कि इसको ड्रॉ करना क्यों शुरू किया गया, ये भी इंसान की अपने अंदर के वो तख़य्युल है ना, कि उसके पास कुछ ऐसे लम्हात, ऐसे मोमेंट्स या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसको बड़ा अफेक्ट कर जाती हैं, जो उसके जहन पे नस्ब हो जाती हैं चीज़ें। तो कुछ लोगों ने उसको ड्रॉ करना शुरू कर दिया, जो उनके वो वाक़यात या वो लम्हात उनके साथ जो पेश है। तो ये क्रेविंग शुरू हो गई, कार्विंग शुरू हो गई, सॉरी स्टोन कार्विंग जिसे हम कहते हैं। तो ये इब्तिदा थी लैंग्वेज की। फिर उसके बाद जो आपको सबसे बड़ा एक एरा नज़र आता है साइन लैंग्वेज का, वो था एहराम मिस्र। आप लोग जानते ही हैं ये 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड्स में से एक है, ये पिरामिड्स ऑफ गिज़ा इसको हम कहते हैं। और यहाँ पर इसके अंदर जो डिकोड किया गया जब उस लैंग्वेज को, तो ये कुछ इस तरह तरीके से पिरामिड की जो लैंग्वेज थी इसको जब डिकोड किया गया तो उसके ये टेक्स्ट जो थे वो निकले। तो ये सारी वही साइन लैंग्वेज थी जो उस पिरामिड्स के अंदर, एहराम मिस्र के अंदर ये पाई गई। फिर थोड़ा इनोवेशन आना शुरू हुई, क्रिएटिविटी आना शुरू हुई। तो लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हमारे पास ये जितनी भी लैंग्वेज है, भले वो साइन है, कार्विंग भी है, कुछ भी ना, हम इसको इकट्ठा करना शुरू करते हैं। तो ये कोई मैनकाइंड की कोई पहली लाइब्रेरी जो थी, जिसको हम कहते हैं लाइब्रेरी ऑफ सेल्सियस, ये हुई शुरू। और यहाँ पर कुछ चीज़ें इकट्ठा करना शुरू कर दी गई। यानी ये इब्तिदा थी कि व्हाट आर द बेसिक सोर्सेज ऑफ नॉलेज। तो इससे बातें कुछ आगे बढ़ना शुरू हुई। मिडीवल सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो मिडीवल एरा, ये वो एरा था, इट्स 9th सेंचुरी, 9वीं सेंचुरी थी जब
ये एरा वो पहुंचा कि इसमें लिखाई शुरू हो गई। इवन दो इस वक्त भी साइन लैंग्वेज बड़ी आम थी, जो आप यूँ कह लें कि ये जो मिडिवल टाइम्स था इसके अंदर लैंग्वेज आ गई, थोड़ी बहुत लोगों को कम्युनिकेट करना आ गया। देन 15th सेंचुरी एक लंबा अरसा गुजरा, उसके बाद वो जो लैंग्वेज जो आम रीजनल लैंग्वेज आप कहते हैं वो शुरू हो गई, तो वो भी आपको प्रिंटिंग फॉर्म में मिलना शुरू होगी। प्रेस जो थे वो क्रिएट हो गए, प्रिंटिंग प्रेस जिसे आप कहते हैं उस वक्त उसका एक, और ये भी बैक अगर इसकी थोड़ी सी आप हिस्ट्री में जाएंगे, ये चाइनीज एरा है और चाइना ने सबसे पहले उन्होंने ये राइटिंग का काम शुरू किया था, जो कि बड़ी हार्ड पेंसिल होती है उसके साथ, और अपनी वो जो ब्लैक इंक है वो आज भी उनकी चलती है, और ये करैक्टर्स से इन्होंने इसकी इब्तिदा की। उन्होंने करैक्टर्स बनाए हर एक साइन के लिए, यानी कौवा है तो इंसान है तो उसके लिए उन्होंने हर एक का एक करैक्टर रखा। और स्टिल चाइनीज जो है वो इसी लैंग्वेज के साथ सर्वाइव कर रहे हैं, वो उन्हीं करैक्टर्स को पढ़ते हैं। वो जो साइन लैंग्वेज थी वो डीकोड हुई करैक्टर्स में, लेकिन हमारे पास अब अल्फाबेट्स हो चुकी है, हमारे पास तख्ती आ गई है रुपये की, ठीक है, तो वो अब लैंग्वेज अब मॉडर्नाइज होगी। लेकिन ये प्रिंटिंग प्रेस में शुरू हो गए, लैंग्वेज थोड़ी सी इन्हांस हो गई, टेक्नोलॉजी स्टेप बाय स्टेप आगे जा रही है। तो आगे हम क्या देखते हैं, कंप्यूटर आ जाता है। तो सबसे पहला कंप्यूटर जो कि इंफॉर्मेशन अगर आप देखिए 50 फीट लंबा और 15 मीटर उसकी विड्थ, 15 मीटर वो लेंथ थी उसकी, 5 टन वो वजनी हुआ करता था। और इवन इसके साथ एक और प्रॉब्लम ये थी कि अगर कोई सिंपलर उसने एडिशन भी करना है, यानी 2 + 2 करना है, उसके लिए क्या है कि उसको हफ्तों लगेगा। और प्लस अगर किसी एक पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है, द सिस्टम विल कोलैप्स। लेकिन ह्यूमैनिटी डजंट स्टॉप हियर, वो इधर रुके नहीं। उन्होंने कहा दे हैव वो क्या होती इंस्टिंक्ट थी उनके अंदर कि जी वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं, तो हम इसको आगे ले, वो रुके नहीं। इधर ह्यूमैनिटी थी जो रुकी नहीं, उन्होंने अपना सोर्स नॉलेज का रोका नहीं, उसको एनहांस करते गए और फिर ये वक्त भी आया कि ये एक मेमोरी डिवाइस है सिर्फ 5 MB का, ये भी एक दौर था। और आज क्या होता है, नाउ वी आर यूजिंग टेराबाइट मेमोरी, राइट। हमारे पास छोटे छोटे कार्ड्स हैं, उनके अंदर छोटी छोटी USBs हैं, हम उनके अंदर वो मेमोरी डिवाइसेस यूज करते हैं। तो इसका इनिशियल लेवल ये था टेक्नोलॉजी का कि जब कंप्यूटर आया तो ये मेमोरी स्टोरेज डिवाइस जो था ये इतना भारी भरकम, जिसको इतने ज़्यादा लोग उठा के ट्रक में लोड कर रहे हैं। और फिर इसके अंदर और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, ये हीट बहुत सारी जनरेट करता था। आई एम नॉट डिगिंग डीप इनटू दैट हिस्ट्री। देन देयर कम अ रेवोल्यूशन which is eventually thanks to electronics, the study, even the branch of physics, कि उसके वजह से एक रेवोल्यूशन आया। वो रेवोल्यूशन आया इस ट्रांजिस्टर की वजह से। इस ट्रांजिस्टर ने क्या किया, वो जो इतना भारी भरकम और इतना बड़ा डिवाइस था, जो कि आपने भी देखा 15 मीटर की इसको लेंस चाहिए, इतने बड़े बड़े, और उसने क्या कर दिया, हर एक चीज को आप समझ लें, इस ये नाम भी शायद बड़ा है, सिर्फ इसका तो ट्रांजिस्टर ने क्या किया सर। अब ट्रांजिस्टर में असल में एक अच्छी टेक्निक ये है कि इसके अंदर हम एक टेक्निक यूज करते हैं विच इज कॉल्ड फोटोलिथोग्राफी। तो आसानी इसमें ये की कि जितने आपको सर्किट्स चाहिए होते हैं, जिनके लिए आप इतनी बड़ी बड़ी वो मशीनें ऐसे ऐसे अटैच करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वो जो फोटोलिथोग्राफी होती है वो बड़ी आसानी से प्रिंट करती है जो हमें सर्किट चाहिए। और ये कंप्यूटराइज्ड प्रिंटिंग होती है, इसकी प्रॉपर एक मशीनरी है, उसमें हम रखते हैं, स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस होता है, क्लीनिंग बहुत सारे प्रोसेस के जरिए, यानी उसको हम फोटोलिथोग्राफी कहते हैं, वो इम्प्रिंट करते हैं। अब उसके अंदर बड़ी परफेक्शन है, मशीन उसके साथ काम करती है, वो कोई मैन हैंडल्ड नहीं होता। तो ये ट्रांजिस्टर बनते हैं, आपको जिस तरह का भी जितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट चाहिए ये आपको फोटोलिथोग्राफी से ड्रॉ करके देती है। देन आप अगेन मशीनरी का इस्तेमाल करके जो डिवाइसेस हैं एक दूसरे के साथ उसको अटैच करते हैं। यही वजह है कि ट्रांजिस्टर के आने से इलेक्ट्रॉनिक्स के मैदान में एक इनकलाब आया।
और इसके ऊपर खैर डायरेक्ट नोबेल प्राइज ट्रांजिस्टर की इन्वेंशन पर नहीं आए थे, लेकिन इसकी बहुत सारी जो थी, ये 2 नोबेल प्राइज शेयर हुए थे 2 बंदों के दरमियान, आई हैव रिमेंबर दोस नेम, लेकिन दैट इज अबाउट द ट्रांजिस्टर। जब ये रेवोल्यूशन आया उस दौर का ये नोबेल प्राइज भी था इसके लिए। तो ये टेक्नोलॉजी अब कहाँ पर आ गई? टेक्नोलॉजी आ गई, यू कैन सी कि टेक्नोलॉजी पहले यहाँ थी and then it comes here. The world smallest computer की जो वो आप कह रही इसको कंप्यूटर चिप, ये जो आपको दिखाई जा रही है, this is the chip। और चिप में क्या है? वही चिप जो आप अपने मोबाइल में यूज करते हैं। इस चिप को थोड़ा सा बड़ा कर दें तो ये सोलर डिवाइस में भी आप इस्तेमाल करते हैं, सिलिकॉन वेफर्स, और फिर इनको आपस में जोड़ने वाला वही ट्रांजिस्टर होता है। और अगर मैंने जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये चीनी की है, ये क्रिस्टल्स ऑफ शुगर है। और क्रिस्टल ऑफ शुगर की अगर आप रेंज देखें तो दे आर फ्रॉम 0.1 to 1 अप्रॉक्सीमेटली 0.1 to 1 मिलीमीटर। शुगर तो आप यूज करते हैं, एक क्रिस्टल उठाएं तो वो देखें उसके ही रेंज में ये जो स्मॉलेस्ट कंप्यूटर है आपका आ जाता है। यानी टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई कि अब टेक्नोलॉजी आपकी फिंगर टिप्स पर आ गई, राइट? वही कंप्यूटर जो इतने बड़े मैदान में फैला होता था और हफ्तों लगाता था सिर्फ एडिशन करने में, अब वो किधर आ गया? आपके फिंगर टिप्स पे। नाउ यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द वेबसाइट एंड यू गेट व्हाटएवर यू वांट। अब जो मेमोरी डिवाइसेस हैं उसके अंदर आप देखें, ये 5 MB का मेमोरी डिवाइस था जो हाथी था, और अब आपके पास इवन मोर देन दैट टेराबाइट में आप काम करते हैं। और टेराबाइट ये भी उसी तरह वो छोटी सी आपको एक मेमोरी डिवाइस मिल जाता है जो कि पता नहीं कितनी आपकी जो काम है या कितना इंसाइक्लोपीडिया ये अपने अंदर सेव कर सकता है। देन अगेन ये जो जरिए थे नॉलेज के, ये यहाँ पे रुकने वाले नहीं थे, दे हैव टू वर्क फॉर इम्प्रूवमेंट। फिर सोचा गया कि हमने नॉलेज इकट्ठा करने के लिए कंप्यूटर तो बना लिया, अब इस नॉलेज को शेयर कैसे करना, उसके लिए इंटरनेट आ गया। देन वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेट जो कि जनवरी 1983 में आया, और ये इसी तरह इसी टेबल पर असेंबल था, और इसी टेबल से असेंबलिंग होकर इसकी वो कम्युनिकेशन होती थी जो कि सिर्फ इसी टेबल पर की जाती थी। इसके अंदर भी टेक्नोलॉजी ने रेवोल्यूशन लिया। We got the smartphones, what we have in our hands now, Android, we have iPhones, and they got what? They got the internet, right? इनके पास क्या है? इन्हीं मोबाइल के जरिए हम क्या यूज करते हैं? इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट में भी आपको पता है 2G, 3G, 4G, now comes the 5G, जो आपके पास अभी ये 4G टेक्नोलॉजी ज़्यादातर जो हम पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं, ये ईबो डिवाइस में आ गया इंटरनेट आपके पास। पहले सिर्फ आपको केबल नेट प्रोवाइड किया जाता था, ऑप्टिकल फाइबर्स आ गए, उसके अंदर तब्दीलियाँ आ गई। अब क्या है? अब ये है कि हम जब इन्हीं जब जराए को देखते हैं, सोर्सेज ऑफ नॉलेज को देखते हैं कि वो क्योंकि इंटरनेट आ गया, हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर आ गया, फिंगर टिप्स पर आ गया। अब ये देखिए हमारे पास हमें बुक्स चाहिए, इंटरनेट पे बेशुमार पड़ी हैं, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे पास वीडियोस पड़े हैं इंटरनेट पर, एंड ऑन एवरी टॉपिक देयर आर अबंडेंट नंबर ऑफ वीडियोस आर देयर। आप लर्निंग है, आपको ट्यूटर्स, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलते हैं, इवन आपको लाइव टीचर्स भी मिलते हैं। रिसर्च पेपर्स, अगर इधर कोई इतना उनके साथ अगर इन टच नहीं तो रिसर्च पेपर, ये वो साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स में बात कर रही हूँ कि जो हमारे साइंटिस्ट या वो लोग जो PhD स्कॉलर्स होते हैं, इवन MPhil स्कॉलर्स होते हैं, इवन कुछ मास्टर्स के स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो जब रिसर्च करते हैं तो उनकी जो फाइंडिंग होती है और वो कोई ना कोई नई फाइंडिंग होती है, तभी वो कोई पर्चा छाप सकते हैं, यानी रिसर्च छापते हैं। तो वो जो फाइंडिंग वो निकालते हैं वो अपने उस पेपर में पब्लिसाइज करते हैं, वो कहीं पर एक्सेप्ट होती है और फिर वो
आगे जाके हमारे पास आ जाती है। तो ये रिसर्च पेपर्स भी आपको प्रोवाइड मिलते हैं, यानी इसका मतलब है इतना ढेर नॉलेज जो है हमारे पास इस इंटरनेट पे, इन कंप्यूटर के अंदर पड़ा है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा देख लें, आई हैव समथिंग, ये जो कुछ मैंने डाली हैं वेबसाइट्स, अगर मैं आपको इनका भी थोड़ा सा क्विक रिव्यू दे दूं, यू कैन सी हियर दिस इज द जी लाइब्रेरी, यू कैन कॉपी द लिंक, हियर इज द लिंक दैट आई हैव कॉपीड। ये वो वेबसाइट है जिसके थ्रू आप मिलियन ट्रिलियन बुक्स इधर पढ़ी हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आपको हायर एजुकेशन के लिए चाहिए, आपको लिटरेचर के लिए चाहिए, आपको साइंटिफिक स्टडी, मेडिकल स्टडी, व्हाटएवर, एवरी टॉपिक इज देयर। इवन आपको इंग्लिश लिटरेचर चाहिए, इवन यू वांट पोएट्री बुक्स, व्हाटएवर यू गॉट हियर फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स। ये वो वेबसाइट है। देन रिसर्च पेपर्स के लिए इनकी एक बहुत बड़ी कबाहत है हमारी साइंटिफिक सोसाइटी में कि ये पेड होते हैं रिसर्च पेपर्स। हमेशा आपने ये आपको जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, जो रिसर्च स्टूडेंट है बेसिक या यूनिवर्सिटी से जो होकर आए, कि वहाँ पर हमें जो लॉगिन्स मिलते हैं, वहाँ पे हमारे कुछ एक्सेस हमें दिया जाता है कुछ पेपर्स के लिए कि आप फलानी यूनिवर्सिटी के पेपर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी उनके लिए पे करती है। उसके अलावा हम कोई भी डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर सकते। बट थैंक्स टू साइंस, अगर ये ना होता तो शायद साइंटिफिक कम्युनिटी आधी मार चुकी होती, पाकिस्तानी मार चुके होते रिसर्च के मामले में। तो ये साइंस ये पायरेटेड साइट है, बट ये इसके ऊपर आपने यू कैन सी है DOI या URL। DOI होता है, ये इसका एक स्पेसिफाइड नंबर होता है, जो पेपर आपका छप जाता है उसके नीचे लिखा होता है DOI। वो आपने कॉपी करना है, यहाँ पर लिंक पेस्ट कर देना है, ओपन पे आपने एंटर दबाना है, तो थोड़ी देर बाद ये जो साइंस आता है, ये तो हम तो इसको खुदा भी मानते हैं, ये एक खुदा है साइंटिफिक सोसाइटी का। क्यों है वो आपको पता चलेगा उन रिसर्च स्टूडेंट से आप पूछेंगे जो भी रिसर्च करेंगे या रिसर्च के इस मामले में जाएंगे, अब उनको पता चलेगा कि ये वाकई बात है। तो ये उसी वक्त आपको फौरन पेपर डाउनलोड का ऑप्शन दे देता है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर को यूज करें। सोचिए कि वहाँ पर एक पेपर है $128 का, $12 था, $10 का, $1 का भी हो तो कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। हम क्या जाएंगे, हम इसकी तरफ जाएंगे कि ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। नेक्स्ट हमारे पास जो साइट है ये प्रीप्रेस्टिजियो, ये साइट है, हमें कोई ईमेल को रीफ्रेज करना है, हमें कोई लेटर लिखना है, हम अच्छे से नहीं लिख पा रहे। रिसर्च स्टूडेंट के लिए इसमें होता है कि इन्होंने अपना थीसिस लिखना होता है, तो थीसिस में प्लेजरिज्म होता है। प्लेजरिज्म होता है कि आप कोई चीज़ कॉपी करके नहीं लिख सकते। इधर तो आप बहुत सारी कॉपी पेस्ट करते हैं ना, टीचर लिख के देते हो, कॉपी कर देते हैं आपको। आप जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा यू डोंट हैव टू कॉपी, यू हैव टू यूज योर ओन वर्ड्स। अगर आप कॉपी करेंगे तो इट्स अ क्राइम, इट्स अ प्लेजरिज्म। ओनली 20% प्लेजरिज्म इज अलाउड। ठीक है, तो क्या होता है उस प्लेजरिज्म को कम करने के लिए ये जो साइट है ये बड़ी अच्छी है। इसमें आप रीफ्रेजिंग कर सकते हैं, सिनोनिम्स ढूंढ सकते हैं। ये एक अच्छा टूल है आपकी अंग्रेजी जो आप लिखते हैं उसको बेहतर बनाने के लिए। इसके अंदर उसने लिखा है कि हम पैराफ्रेज भी कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं, डोमेन राइटिंग हो सकती है। इसमें प्लेजरिज्म भी इवन चेक कर सकते हैं कि कितना कॉपीड वर्क है और कितना नहीं, क्या हम उस रेंज में आते हैं। प्लेजरिज्म चेक करने के लिए भी एक जो सॉफ्टवेयर है वो भी पेड होता है, तो यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको चेक कर सकते हैं। Then next is Grammarly, which is my personal favorite, and I have it in my mobile, even in my laptop, even attached with my emails. तो ये बड़ा अच्छा एक ऐप है जो कि अगेन इसका काम वही है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी रीफ्रेजिंग करता है, ज़्यादा अच्छी पैराफ्रेजिंग करता है। और ऑन द गो आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, ये फ़ौरन उसको हाईलाइट कर देता है कि दिस इज रॉन्ग, यू कैन राइट इट लाइक दैट। और ये आपको दे सकता है, ऑप्शंस देता है कि आप इसको इस तरीके से लिखते हैं दैट लुक्स प्रोफेशनल, दैट लुक्स गुड। ठीक है, तो ऑन द गो आपकी ये जो है चीज़ें ठीक करता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये उसने कुछ टाइप किया, ये उसको ठीक करता जा रहा है, आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स आ रही हैं उनको ठीक करता है। दिस इज वेरी गुड ऐप टू हैव इन योर मोबाइल।
Okay, next is the researcher. This is again for the research students or the students who are in master degree, who are in bachelor degree, या जिन्होंने अभी आगे जाना है, ये उनके लिए ऐप है कि ये भी मैंने बताया क्योंकि ये मकाला जात जितने भी होते हैं ये बड़े वो किए जाते हैं, हमें पेड फॉर्म में लेने होते हैं। तो रिसर्चर की ऐप है, आई हैव इट इन माय मोबाइल। तो ये क्या है, जैसे ही आपका पेपर कोई ऑनलाइन आता है, ये आपके सामने पेपर खोल के रख देता है, ये पेपर ऑनलाइन आ गया, देन यू कैन डाउनलोड। तो नेक्स्ट हमारे पास ये बड़ी अच्छी ऐप है, ये ऐप के फॉर्म में भी है, ये वेबसाइट के फॉर्म में, और ये आपके काम की है। यानी ये टीचर्स हमारे, हम अगर स्कूल लेवल की बात करें, कॉलेज लेवल की बात करें, ये उनके लिए ये बड़ी अच्छी वेबसाइट, इनकी ऐप भी चलती है। इवन आई हैव इट इन माय मोबाइल आल्सो। दिस इज कॉल्ड topper.com। अब ये जो topper.com है, इसके अंदर आपके पास ये आप देख सकते हैं 5th से लेके 12 प्लस आपको यहाँ पर बेशुमार लेक्चर्स मिलते हैं। और ये लेक्चर्स यूँ नहीं हो सकते कि बिल्कुल आपकी बुक जैसे होंगे, आपको थोड़े से ढूंढने पड़ते हैं, सर्च आउट करना पड़ता है, लेकिन आपको सारे लेक्चर अपनी स्कूल के, कॉलेज के, इवन यूनिवर्सिटी लेवल के सारे लेक्चर पर मिलते हैं। अगेन दिस इज फ्री वेबसाइट और इसके अंदर एक ह्यूज नॉलेज छुपा है। आप अगर घर में अपने आप को खुद पढ़ाना चाहते हैं, आप टॉपर्स को डाउनलोड कीजिए। प्लस इसके अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो मैंने इसको इसलिए रखा हुआ है, इसके पास MCQs हैं और MCQs की भी इसने रेंज रखी है, मीडियम, इजी, हार्ड, वेरी हार्ड। तो आपने अगर ये चेक करना है कि हाउ मच आई नो अबाउट दिस टॉपिक ऑफ फिजिक्स, फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल दें कि मैंने ये चेक करना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में मुझे क्या पता है, तो मैं क्या करूँगी, एक टेस्ट शुरू कर दूँगी और उसमें उसको बता दूँगी कि क्वेश्चन शुड बी हार्डर, ईजियर, ठीक है, इस तरह का। जब ये वाले क्वेश्चन, वो मुझे हार्डर क्वेश्चन देगा, मुझे पता चलेगा कि मैं कितने पानी में, मैं कितने MCQ। प्लस अच्छी बात क्या है, ये साथ में सोल्यूशन भी देता है और इसके सोल्यूशन जो है 100% टेस्टेड है, ये टेस्टेड वेबसाइट्स है। अच्छा नेक्स्ट हम आते हैं खान अकेडमी। असल में और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, मैंने ये टॉपिक्स थोड़ा हट के है लेकिन मैंने इनको इंक्लूड इसलिए किया है, ये टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इन वेबसाइट का पता होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन द लॉन्ग रन जब हम यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं, कॉलेजेस में चले जाते हैं, वहाँ पे हमें वो जो स्पून फीडिंग करने वाले टीचर्स होते हैं वो नहीं मिलते। तो स्पून फीड इन्हीं वेबसाइट्स में आपको करना है, यहीं से आप अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं, अपने आप को जितना पॉलिश कर सकते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। सो अगेन खान अकेडमी कुछ तो आप लोगों को पता भी होगा, इसके अंदर भी बेटा मैट्रिक क्या, इवन आपकी जो क्या होती है, इसको हम क्या कहते हैं, जो 8वीं है, इवन प्राइमरी लेवल साइंस भी, साइंस के इन्होंने भी सारे सब्जेक्ट इकट्ठे किए और मेन फोकस इनका वही मैट्रिकुलेशन भी है, सब टॉपिक्स ये इकट्ठे करके। और मज़ेदार बात ये है कि एनिमेटेड वीडियोस आपको इसमें मिलती हैं, एनिमेटेड वीडियो है और सारा लेक्चर एनिमेटेड ही आपको समझाया जाता है और हर सब्जेक्ट के लिए इसके अंदर मौजूद है। एक टॉपिक आपका 9th का, 10th का, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, इवन BSc एंड MSc उसको कवर किया जाता है। और ये बड़े ऐसे लेक्चर, वरना तो आप YouTube खोलें तो YouTube भरी हुई है बहुत सारे लेक्चर से, लेकिन खान अकेडमी पे जो आप टीचर्स देखेंगे वो बड़े अच्छे तरीके से और लॉजिकली आपको चीज़ें समझाएंगे। सो these are some sources of knowledge which are very beneficial to all of you, whether the teacher sitting here, whether the student sitting here, even if you are in level of 8, even if you are in the level of 7, यानी आप अगर 7वीं के हैं, 8वीं के हैं, 9वीं के हैं, 10वीं के हैं और अगर रिसर्च स्टूडेंट भी है तब भी आपके लिए ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इवन इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ MBBS, again you got so many things from here. Okay, let's back to our presentation. ये वो सारे वो थे हमारे जो जो वेबसाइट्स थी जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की। अभी हम इसको आगे लेकर चलते हैं। तो ये तो थी हमारे जो हमने कहा कि सोर्सेज ऑफ नॉलेज जो है अब यहाँ तक पहुँच गया। हमने देखा कहाँ से कहानी शुरू हुई,
अब पहुंच गए हम कंप्यूटर में, इंटरनेट में हमने देखा कि सोर्सेज ऑफ नॉलेज तो पढ़े, तो अब हमें और क्या चाहिए, क्या जरूरत है हमें नॉलेज बड़ा, इतनी वेबसाइट से मैंने बता दी। व्हाट वी नीड नेक्स्ट, हमें क्या चाहिए, हमें आसानी चाहिए, वी नीड कंफर्ट, राइट। क्या है, कितनी दिक्कत है ना, कितना सुनना चाहते हैं वो भी सुनाएगा, ठीक है। जिस टाइप की भी चीज आपको पढ़नी है, सुननी है, ये आपको बताएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी आपको देगा, आपके साथ ये डिस्कशन करेगा डिफरेंट टॉपिक्स पर। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा चेक भी करते हैं, क्या है इसका, थोड़ा सा आपको बता दूं। विलियम शेक्सपियर, कोई बताएगा मुझे कि मैं अगर आपको ये कहूँ कि जी समराइज द वर्क ऑफ, हाँ जी, कोई नहीं, कोशिश तो की जा सकती है, चैट जीपीटी से पूछते हैं। इंटरनेट वर्किंग, मैंने इसको सवाल दिया, समराइज द होल वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर, सबसे पुराना मजहब था, ये उसके बारे में किताब है जिसके बारे में ये भी जानता है। तो आप इससे बुक्स के बारे में पूछें, जो पुरानी बुक्स है उनके बारे में, इकबाल के बारे में पूछें, नीत्शे के बारे में पूछें, पोइट्री के बारे में, किसी फैज़ के बारे में पूछें, अली खान के बारे में पूछें, ये आपको जवाब देगा। ये आप इससे साइंटिफिक नॉलेज आप इससे ग्रैब कर सकते हैं। ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं जो मैंने इकट्ठे किए थे आप लोगों को इधर डेमो देने के लिए कि हम उससे पूछते डायरेक्टली और ये उनके जवाब में देता, बट अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट एक इशू क्रिएट हुआ, वरना हम ये उससे पूछते और वो हमें जवाब देता। ये अगर आप देखें तो ये है डूम्ड इस्लामिक कंडक्टर। असल में मेरी जो फील्ड है वो क्रॉस टाइप मटेरियल के साथ है, तो आई हैव टू वर्क विद सेमीकंडक्टर्स के बारे में तो आप जानते हैं। तो उसमें हम कुछ जो है हम निकालते हैं इनकी ट्रैप डेंसिटी, मैंने उसके लिए कुछ क्वेश्चन इसके रखे थे। क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर डाले, इक्वेशन ड्राइव करना चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स के लिए वो मैंने डाले, टफ एमसीक्यूज ऑफ फिजिक्स अगर वो आप इससे बनवाना चाहते हैं वो ये बनाएगा। आप इससे कोई जनरल नॉलेज पूछते हैं पाकिस्तान के बारे में कि नॉर्थर्न एरिया का जो प्लांट्स जो पाए जाते हैं पाकिस्तान के नॉर्थर्न एरिया में वो ये बताएं, या आपको वो भी बड़ी जल्दी से वो चीज़ें भी आप बताएं। आपने थियोलॉजी भी पढ़नी है इससे, तो आप इससे पूछ सकते हैं। पूरे का पूरा कुरान को समराइज करके देगा आपको, आप इससे पूछें कि समराइज कर दे, फर्स्ट पारा को कर दे, 30 के 30 पारों को कर दे, दूसरे पारे को कर दे, या आप इससे पूछें कि जो फलानी जो सूरत है सूरह अहज़ाब उसकी समरी क्या है, उसके पीछे हिस्ट्री क्या है, ये आपको वो भी बताएगा। तो कलमा में पढ़ता है, मुसलमान भी है, ठीक है, आप इसे कलमा में पढ़वा सकते हैं। तो आप इसको कहेंगे मैं कलमा पढ़ो तो आपको लिख कर दे देगा। तो बहुत सारी ओल्ड चीज़ें जो हमारे इंसाइक्लोपीडिया में मौजूद हैं, ये आपको बता सकता है। रियल नेम ऑफ अबू बकर सिद्दीक, इसको पता है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक का रियल नेम जी बताएं है? ये आपको चैट जीपीटी जरूर बताए। यहाँ पर इंटरनेट नहीं है तो ये बड़ा मजे का सेशन हमारा यहाँ पर चलता और हम इससे मुख्तलिफ सवाल करते और ये हमें और में क्या इंटरनेट अभी भी नहीं आया कम पता। ये बड़ी ज्यादती हुई, बड़ी ज्यादती हुई। खैर कोई बात नहीं, तो आप ये घर जाके इसको टेस्ट जरूर कीजिए। ये जितने भी सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं कि आपने इससे जाके पूछने हैं। अच्छा ये देखें, आप इससे पूछ सकते हैं व्हाट इज द ऑब्लिगेटरी एक्ट और फर्ज इन सजदा ड्यूरिंग सलाह अकॉर्डिंग टू इस्लामिक टीचिंग। मैंने कोशिश की हर एक फील्ड से कुछ सवाल ऐसे निकालूं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। साइंटिफिक क्वेश्चन भी ऐसे थे जो बेसिकली मेरी रिसर्च फील्ड से रिलेटेड थे, और ये कुछ थियोलॉजी के बारे में कुछ क्वेश्चन थे, यानी इस्लामिक टीचिंग के हवाले से। फिर हम इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछना है उससे लिखवा
उसने सबसे पहले अपना सिनॉप्सिस लिख के देना होता है, फिर उससे भी पहले वो अपना एक प्रपोजल बना के देता है कि मैं इस चीज़ पर काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मैं इसको ऐसे ऐसे लेकर चलूँगा। फिर कहा जाता है कि अब आप अपना सिनॉप्सिस दें, पूरी डिटेल दे दें। तो हमें वो करते हुए 1 साल का अर्सा चाहिए, 6 महीने 1 साल लग ही जाते हैं, कोई हम कभी काम नहीं करते तो ये आपको कुछ सेकंड में बना कर देगा। आप इसको सिर्फ क्या देंगे, एक टॉपिक देंगे, और इवन आप इसको कहेंगे रुक जाओ, जल्दी ना करो, मैं तुम्हें पूरे इसकी हेडिंग्स बताता हूँ, उन हेडिंग्स पे रख के तुमने मुझे एक प्रपोजल बना के, तो ये मैम बंद करें इसको, फोटो रिव्यू चल के मैम। वाह गुड, अभी चलता है। Come on, come on. ये मुझे नहीं पहचानता। कि आप जब बहुत ज़्यादा डीपर नॉलेज की तरफ चले जाते हैं, यानी लेट्स स्पीक अबाउट द पेरोव्स्काइट मटीरियल, जो मेरी रिसर्च है, जब मैं उसके बारे में कुछ डीपर जानना चाहती हूँ, बहुत सारी ट्रैक डेंसिटी के अलावा, यानी ऐसी बिल्कुल सुपरफिशियल चीज़ें हैं, उनके अलावा मैं उसको कहती हूँ कि ये मटीरियल है, तो इसके लिए मैं इनिशियली कोड से प्रिकर्सर जो है, जो पहले कभी इस्तेमाल है वो मैं इस्तेमाल कर सकूँ, जो अच्छे हों, लेट को मैं फ्री कर दूँ, ऐसा हो जाए। तो ये इस तरह के इतने ज़्यादा डेप्थ नॉलेज वाले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पास भी नॉलेज वो है जो ओवरऑल फीडेड नॉलेज है, तो अगर वो फीड नहीं है कहीं पर, तो मैं उससे वो वाली रिसर्च नहीं निकलवा सकती। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आपको सॉरी करेगा, लेकिन सजेशन जरूर देगा कि आप ऐसा करें, इस चीज़ को पढ़ लें, तो शायद आपको अपना मतलूबा जवाब जरूर मिलेगा। प्लस जो इसकी जो है ट्रेनिंग जो करने वाले हैं वो ट्रेनर्स, यानी इसका मतलब है इसको लर्निंग सिखाई गई, वो भी किसी इंसान ने सिखाई है इसको, ठीक है, वो एक ओपन एआई जो इंस्टीट्यूट है उन लोगों ने इसको सिखाई है, और एलन मस्क उनमें से एक है इसकी मैन्युफैक्चरिंग में, यानी सरमाया इसमें लगा है, तो वो नहीं और लगा सकते। तो एलन मस्क का ये चैटजीपीटी को आप पूछे खुद भी, तो ये खुद ही बताता है कि मेरे मैन्युफैक्चर तो बहुत सारे हैं, एक इंस्टीट्यूट है ओपन एआई, और उसमें प्रोमिनेंट नेम्स ये हैं, और प्रोमिनेंट उसमें एलन मस्क जो है वो भी शामिल है। अच्छा खैर, तो उसमें ट्रेनिंग जब उसको दी गई, तो उसमें बाज़ का कुछ चीज़ें जो है उसमें बायसनेस भी आई है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात, तो कुछ ना कुछ बायसनेस भी जरूर होगी इसमें, यानी अगर कोई रिलीजन्स को किसी और तरीके से ले रहा है, कुछ और सोच रहा है, तो आपने ये इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो जाना कि बस इसने कह दिया तो ये हर पे आप नॉट, ऐसी बात नहीं होगी। अच्छा, इमोशनल नहीं है, इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, ये इमोशन को नहीं समझता, आप इसके सामने रोना डाले तो लेकिन इसको समझ में नहीं आएगी। हाँ, इसको आप अगर समझाएंगे कि यार मुझे ना वो मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूँ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे पैसे किसी ने खा लिए, तो ये आपको सॉरी करेगा, फिर आपको कहेगा अच्छा ऐसा करते हैं, ये वाले काम कर लेते हैं, ऐसा कर ले, पुलिस में जाए, ये नंबर नोट करें, ये करें, ये ऐसे करेगा। लेकिन आप ये कहें कि ये आपको बिल्कुल एक इंसान की तरह जो है वो कंट्रोल करना शुरू कर दे, क्योंकि इसके पास कोई सेंस ऑफ टच नहीं है, ये टॉक नहीं कर सकता, ये सिर्फ आपके साथ चैट कर सकता है, तो इस किस्म की कोई कंसलेशन आपने इससे नहीं रखी, तो इस तरह की इंटेलिजेंस इसमें अभी तक नहीं है। आगे है जी कि इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्टेक्स्ट आएंगे और आते हैं
कि जब आप इससे डिस्कशन कर रहे होते हैं तो ये गलती कर रहे हैं, तो आपने बड़ी वो एक नज़र रखनी है, ये ना हो अंधा गुना आपके पास ये कर रहा है, ये बड़ा अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा है। तो बाज़ मैं करती हूँ, मैं जब हमारी बहुत सारी कैलकुलेशन होती है मैं इससे करवाती हूँ, ये करता है, तो फिर जब मैं उस कैलकुलेशन को पढ़ रही होती हूँ तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है, फिर मैं उसे बताती हूँ कि इस इक्वेशन में यहाँ आर यू श्योर दिस स्टेप इज करेक्ट, तो अगर ये इनकरेक्ट होता है तो ये फौरन से कहता है आई एम सॉरी, आई हैव मेड सम करेक्शन, नाउ दिस इज द आउटपुट। फिर ये जब उसको करेक्ट कर लेते हैं दोबारा होती है, तो इसका मतलब है इसके अंदर भी ये इनएबिलिटी है, ये गलती कर सकता है, जस्ट लाइक ह्यूमन एरर, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है, तो एरर भी इसके पास ह्यूमन वाला मौजूद है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल ऐसे जैसे कम से कम आप इसकी तरफ जा रहे हैं, यानी आप इससे हेल्प लें, ठीक है, बहुत सारी हेल्प लें, लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि आप इसके साथ डिस्कस करें प्रॉब्लम, आपके जहन में कोई सवाल, ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप टीचर्स से सवाल है, आपने सवाल पूछा तो जवाब, आप उसी जवाब के अंदर से फिर सवाल, आपको अगर कोई कंफ्यूजन होगी कि यार ये तो बात उलट नहीं होगी, तो मुझे पता, आप इसको कि ये बात तो ऐसे नहीं, ये तो ऐसे नहीं होनी चाहिए, अगर इसको पता चलेगा कि मैं तो शायद गलत है, ये दोबारा से इसको रिव्यू करें, और आपको बताएगा कि मैं रिव्यू करने के बाद बताएगा आप करेक्ट थे, नया गलत था, करेक्शन ले लेंगे। तो आपने सिर्फ इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, आप इसे पेपर लिखवाएं, बुक लिखवाएं, पोइट्री लिखवाएं, कुछ भी लिखवाएं, कंटेंट लिखवाएं, उसको पढ़ें, उसको देखें और करेक्शन भी इसी से करवाएं, इसको बताएं कि फलानी लाइन में तुमने कुछ गलत लिखी है, समझ नहीं आ रही, इसको ठीक से लिखो, तो ये दोबारा से इसको ठीक से लिखो। अगर आप में से किसी के क्वेश्चन आंसर हैं मजीद, मैंने तो बड़ी कोशिश की कि हम इसको बड़ी डिटेल में लेकर जाए, फिर भी कुछ क्वेश्चन हाँ, और भी मजीद आपके क्वेश्चन अगर इसके रेलेवेंट हो तो आप पूछ सकते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। ओह समथिंग बेटर, बहरहाल ये लिंक आपके पास मौजूद है, ये इंटरनेट पे चला गया शायद, ये जनरेट नहीं करता, ये कुछ जनरेशन ये जनरेट मैंने करवाए थे इससे, ये मैंने इसे लिखा था टेडी बियर राइटिंग ABC ऑन व्हाइट बोर्ड एंड क्यूट क्लास, तो उसने कुछ इमेजेस मुझे बना कर दिए जिसमें टेडी बियर लिख रहा है। अच्छा, फिर मैंने इसे सिंपल कहा था लोनलीनेस, तो उसने लोनलीनेस को ऐसे शो करवाया, तो आप चूज कर सकते हैं उसको, इस इमेज को मजीद एनहांस कर सकते हैं। प्लस इसमें एक और चीज़ भी है, किसी इमेज जो आपने बना रखा है आप उसको एनहांस करना चाहते हैं, वो अपलोड करके मजीद एनहांस करें, उसको आप चेंज करना चाहते हैं, उसका पेंसिल आर्ट बनाना चाहते हैं, आप उसको ऑयल प्रिंटिंग में चेंज करना चाहते हैं। इधर लोग बड़े लोग ना मज़ाहिया सी पिक्चर से बनवाते हैं, लोग कहते हैं वो बंदर को ताज बना के, कभी उस पर ट्रक पे चढ़ा के, कभी गधे को ट्रक पे चढ़ा के, तो इसने वो पिक्चर्स बनाई, वो ये बनाता है, तो यानी आपने इसको डिटेल प्रोवाइड करनी है। मैंने इसको कहा था कि आउल जो है वो ABC को बनाना, तो इसने उसके भी कुछ जो है पोर्ट्रेट्स बनाने की कोशिश, लेकिन मैंने इसको बड़ी कम डिटेल दी, तो जितनी ज़्यादा अच्छी डिटेल आप इसको देंगे उतनी डिटेल में अच्छा काम करेगा। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट यही है कि ये बड़ी ही एक पावरफुल टूल है जो कि ऑल इन वन फ्रेम है, लिटरली ऑल इन वन फ्रेम है। आप शायद इस बात से एग्री करें, अगर आपने इसको अच्छे तरीके से सुना है तो ये हर फील्ड में आपके काम आने वाली है। आप टीचर हैं, आप बिजनेस वुमेन हैं, बिजनेसमैन हैं, आप कंटेंट राइटर हैं, आप प्रोग्रामर हैं, आप कुछ भी रिसर्च, आप सिर्फ खेले भी हैं, तो आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ इसको सिखा सकते हैं और बहुत सारी इंटरटेनमेंट इसके जरिए आप ले सकते हैं। थैंक यू। एक फ्यूचर के लिए ना एक और मज़ेदार सी वीडियो मुझे मिली थी, ये बड़ी मज़ेदार है। दिस इज
हाँ जी, ये GPT-4 है। अभी जो है ये GPT-3.1 समथिंग को क्या देख रहे हैं? ये उस बंदे को ना इसने कैमरे की मदद से, मोबाइल के कैमरे की मदद से उसकी वीडियो ये बना रहा है और उस वीडियो में उस बंदे को पूरा ला रहा है और हर तरफ से, हर एंगल से वो देख रहे हैं, घूम रहा है अपने मोबाइल के कैमरे से, उसकी वीडियो कैप्चर कर रहा है उस बंदे को। इन सर्कल से इसको पूरा हर तरफ से कैप्चर किया वीडियो में। उसको कह रहे थोड़ा स्माइल करो, तुम बहुत सीरियस हो। उसने मेरी तरफ पूरे हंस दिया। इसको ये यूज करेगा इस बंदे को वीडियो के अंदर, जो कि उस वीडियो में मौजूद नहीं है। ये वीडियो है जो चल रही है, इसमें ये सिलेक्ट करेगा कौन सा प्लेयर में इस बंदे को बना जी। अब ये गेम में इसको इंसर्ट कर देगा। मैम अगर हम लोग किसी को ये बोल देंगे पहले आप ये देख लेना। मैं यहाँ गया हुआ था। हाँ तो ये आप कर सकते हैं, आप जैसे लोग ये करें। वो देखिए उसने उस बंदे को सिलेक्ट किया और उसको चेंज कर दिया। वो जो बंदा दौड़ रहा है वो वाला है जो उसने कैप्चर किया। अब इसको ये प्रोमिनेंट करके दिखाएगा। वो देखा आपने पर्पल शर्ट, चेहरा भी दिखाएगा इसका। असल में वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, उसने गोल भी कर लिया। ये वही बंदा, ये अब इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाएगा। ये तो ये लाइव वीडियो के अंदर उसने इसको कैप्चर किया और उसके अंदर डाल दिया और कोई मान भी नहीं सकता कि ऐसा क्या। तो ये बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और हमने इसके फ्यूचर को भी डिस्कस किया। मैंने आपको बताया कि वाकई में कोई जॉब नहीं है, इट्स मोस्ट प्रॉबेबली वेरी नियर। तो हम जिस लेवल पे इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जिस लेवल पर पहुंच चुके हैं, और कहा ही जाता है बार बार कि ये ना रूल करना शुरू कर देगी ह्यूमन। तो रूल पता कब करेगी? तब करेगी जब ह्यूमन लेजी हो जाए, जब ह्यूमन कहेंगे बस तू ही कर ले, अस्सी कर ले। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है इसके अंदर जब इमोशनल इंटेलिजेंस इसने ग्रैब कर। ये कुछ मूवीज हैं, अगर आप देखें तो उन मूवीज में वो जो रोबोट होता है वो इमोशनली अटैच हो जाता है। ये जो डॉल्स वाली कुछ है, चाइल्ड प्ले एक सीरीज है, उसके अंदर भी ये बहुत पुरानी है, चाइल्ड प्ले जब मैं छोटी थी तब। तो उसके अंदर तब ये दिखाया गया था कि रोबोट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट तो है ही है, इमोशनली भी इंटेलिजेंट हो गया। यानी वो अटैच हो गया, उन्हें मार काटा है, मैं अपनी पूरी एक कोच बनाऊंगी तो उस पूरी मूवी में ऐसे बहुत सारी मूवीज। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैम ये तो नहीं है मैम, ये भी पेड है। जी ये पेड नहीं है, मैंने आपको जितने भी लिंक्स दिए प्लीज आप फ्री ऑफ कॉस्ट। मैम ये जो फोटोशॉप है ये भी पेड नहीं है, ये भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ इसमें ये होगा कि आपने ऊट पटांग हरकतें नहीं करनी, क्योंकि आप जितने इसको कहते जाएंगे ना, ये एक लिमिट है इसकी ना। वो लिमिट मुझे नहीं पता कितनी है, अबाउट 100,000 कुछ इतनी होगी जितनी जनरेट करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपने अपने काम के जनरेट करना है, ठीक है। अगर ऊट पटांग